हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द अभ्यास बैच। और आज का दिन डे 3, जिसमें हम बात करेंगे AS11। अगर मैं आपको प्लानर दिखाऊं तो प्लानर के अकॉर्डिंग AS19 हम कर चुके हैं, AS20 हम कर चुके हैं। आज के हिसाब से प्लानर में मैंने दो चीजें ली थी, AS11 एंड ब्रांच, क्योंकि उसका जो चैप्टर मैंने फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन में कवर किया है वो अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स का है। अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन वाला देखते हो तो सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है, जिसमें मैंने AS11 भी करवाया है और मैंने ब्रांच भी करवाया है। बट बच्चों की रिक्वेस्ट पर मैं आज के सेशन में, वैसे मैंने प्लान किया था कि मैं सिर्फ डाउट सेशन लूंगा। फिर मैंने टेलीग्राम पे बात की बच्चों से और बच्चों का कहना था कि सर आप आज सिर्फ AS11 लीजिए, ब्रांच आप अलग से रखिएगा। तो अब थोड़ा सा मुझे प्लानर में चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज आज मैं आपके साथ AS11 की डिस्कशन करने वाला हूं। AS11 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर मास्टर क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक है। कितने क्वेश्चन हुए? 7 क्वेश्चंस हुए। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम आज करेंगे। हो सकता है इनमें से दो चार क्वेश्चन रैपिड रिवीजन में ऑलरेडी करवाए गए हो, तो वो क्वेश्चन फिर स्किप हो जाएंगे या फिर उनके ऊपर डाउट सेशन आप अगर डाउट कुछ पूछोगे तो होगा। आज का प्लान हमारा यह है कि आज हम कवर करेंगे AS11। सर हम ब्रांच कब कवर करने वाले? तो बेटा ब्रांच हम कवर करने वाले हैं मंडे को। संडे को क्लास नहीं रहेगा, मंडे को ब्रांच कवर करेंगे। जो अमेलगमेशन का प्लानर है, अमेलगमेशन का जो टाइम है 22 का था, अब वो 23 हो जाएगा। व्हाट आई विल डू, मैं इस प्लानर को आपको रिवाइज करके दे दूंगा, बिकॉज बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर नहीं, आप ब्रांच और AS11 साथ में मत करो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे भी लगा हाँ यार, होना हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको ये डेट में थोड़े जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस करके वापस से डाल दूंगा। ड्राइव लिंक आपको पता है कहां मिलती है, वगैरह वगैरह। तो क्या मैं ये बैच अभी लेक्चर शुरू कर सकता हूं? AS11 के रिगार्डिंग बात करना शुरू कर सकते हैं? चलिए बताइए। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़ूं, आप मुझे बताइए कितने बच्चों ने AS11 फास्ट ट्रैक से AS11 तो भी देख के आए हैं? मुझे बताइए कितने कितने स्टूडेंट्स ने AS11 कंप्लीट करके आए हैं? कौन कौन बच्चा AS11 कंप्लीट करके आया है? और नालायकों, तुम लोग आते हो, सुनते हो, चैट करते हो, लाइक नहीं करते हो। लाइक नहीं करोगे तो मार्क्स कटेंगे एग्जाम में। लाइक करोगे तो 4-5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। हाँ, समझो मेरी बात। ऊपर से जो मेरी दुआएं तुम्हारे ऊपर लगेंगी वो एक अलग। हाँ, ठीक है। तो AS11, अब देखो तुम लोगों को मैंने कंप्लीटली बताया हुआ है। मैं हर बार बोलूंगा, ठीक है, मैं ये हर बार बोलूंगा कि मैंने कंसेप्ट ऑलरेडी फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन के अंदर करे हुए हैं। ये स्टडी प्लानर के अंदर आपको लिंक भी है। तो मैं यहां पर आपके साथ जुड़ा हूं अभ्यास बैच में, कंसेप्ट्स को नहीं करवाने के लिए। मैं कंसेप्ट्स डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। अगर आपको कंसेप्ट्स को डिटेल में समझना है तो आप फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन देख लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आज और हर बार मैं आपके साथ रैपिड रिवीजन में जुड़ूंगा प्रैक्टिस के लिए। यस, देयर आर सम टॉपिक्स जो मैंने फास्ट ट्रैक में कवर नहीं किए थे। उन टॉपिक्स को मैं कंसेप्ट्स और क्वेश्चन दोनों में अभ्यास बैच में कवर कर दूंगा। ठीक है? तो आपकी अपेक्षाएं क्या है और मेरे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो मैच होनी चाहिए। आपकी अपेक्षा अगर ये है कि सर लाइव आके कंसेप्ट करवा दो, तो बेटा तुम शायद गलत जगह खड़े हो। तुम्हें वहां पर फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन पे जाना चाहिए और बाद में मेरा ये वीडियो प्रैक्टिस के लिए देखना चाहिए। चलिए, सो यहां कुछ नालायक नालायक बच्चे तो हैं जो AS11 नहीं करके आए हैं। ठीक है, AS11 शायद नहीं करके आए हैं, तो कोई बात नहीं। एक बहुत ही क्विक रिवीजन, मैंने बोला ना डिटेल रिवीजन कहां, फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन में। क्विक रिवीजन इन जस्ट 5 to 7 मिनट्स, एक क्विक रिवीजन अपन AS11 का अभी के अभी निपटा लेते हैं। चलिए, सो AS11 के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो AS11 के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले करेंसीज। करेंसीज कौन सी होती है? दो टाइप की होती है रिपोर्टिंग करेंसी, एक होती है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी होती है। दूसरा, उसके बाद उसमें हम पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। हम पढ़ते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को आप इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करते हो?
फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉग्नाइज करते हो, जल्दी चैट पे बता दे जाओ। स्पॉट पे, स्पॉट रेट पर। स्पॉट रेट मतलब एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये लाइन लिख के आनी पड़ती है एग्जाम में, एक्सचेंज रेट ऑन प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर जब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं, तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट दो बार होता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपका एक होता है बैलेंस शीट डेट पर, और दूसरा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होता है सेटलमेंट डेट पर, कि जब हम उस ट्रांजैक्शन को फाइनली, उस ट्रांजैक्शन से जो डेटर क्रेडिटर लोन निकला उसको सेटल कर रहे हैं। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बैलेंस शीट डेट हो चाहे सेटलमेंट डेट हो, हम हमेशा कौन से रेट पे करते हैं, क्लोजिंग रेट पे करते हैं। कौन से रेट पे करते हैं, क्लोजिंग रेट पे करते हैं। इसमें भी हमें यह बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जब हम बैलेंस शीट डेट पर सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करते हैं क्लोजिंग रेट पे, तो हम करते हैं फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स का। कौन सी चीज का सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स, अगर ये फॉरेन करेंसी में है। बट अगर नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, अगर नॉन मॉनेटरी, फॉरेन करेंसी नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी नॉन मॉनेटरी आइटम्स हैं, तो ऐसे केस में आपको यह देखना पड़ता है कि आप उनको हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रखते हो क्या, या फिर आप उनको अदर देन कॉस्ट पे रखते हो। अदर देन कॉस्ट, मैं आपको दोनों के एग्जांपल दे देता हूं। हिस्टोरिकल कॉस्ट पे कौन सी ऐसी नॉन मॉनेटरी आइटम होती है, जैसे पीपीई AS10 के हिसाब से आप उसके ऊपर कॉस्ट मॉडल रख रहे हो। जैसे इन्वेंट्री को आपने कॉस्ट पे मेजर किया, आपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट पे मेजर किया, ये हो गए आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो अगर आपका नॉन मॉनेटरी आइटम है, जैसे कि पीपीई है, जैसे कि इन्वेंट्री है ना, ये सब है, और आप इनको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेजर करते हो, तो हमें इनको हिस्टोरिकल रेट मतलब जिस रेट पर आपने इनिशियल रिकॉग्निशन किया था, मतलब अर्लियर स्पॉट रेट पे ही कंटिन्यू करना पड़ता है, हमें और कुछ नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब नो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, कहने का मतलब हम इनको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट हम इनका नहीं करते, हम इनका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट नहीं करते। बट यहीं पर ऐसे आइटम्स ऑफ नॉन मॉनेटरी आइटम्स, जैसे पीपीई, जिसको आप रीवैल्यू करते हो फेयर वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे, जिसको इन्वेंट्री, जिसको आप एनआरवी पे वैल्यू कर रहे हो, बिकॉज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर होता है, तो अगर एनआरवी लोअर हुई तो वो हो जाएगा इन्वेंट्री मेजर्ड एट अदर देन कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट्स को आप मार्केट वैल्यू पे मेजर कर रहे हो, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो मार्केट वैल्यू मान लो लोअर है, तो अगर आप उनको रीवैल्यूएशन मॉडल में ले आ रहे हो, अदर देन कॉस्ट पे मेजर करते हो, ठीक है ना, एनआरवी पे मेजर कर रहे हो, फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे हो, मार्केट प्राइस पे मेजर कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको रेट ऑन द डेट ऑफ मेजरमेंट, आपको इनको सब्सिक्वेंट मेजर करना चाहिए। जैसे आप एफसीएमआई के लिए क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लेते हो, वैसे ही इन आइटम्स के लिए भी आपको एक्सचेंज रेट चाहिए होता है, ऑन द डेट ऑफ मेजरमेंट। जिस दिन आप उनका एनआरवी निकाल रहे हो, जिस दिन आप उनका फेयर वैल्यू निकाल रहे हो, जिस दिन आप उनका मार्केट प्राइस निकाल रहे हो। अब मैं आपको बताऊं, ये वाली बात हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, ये वाली बात हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए हो, या हो सकता है ये वाली बात कुछ बच्चे कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, या उनको ये पहली बार नया नया दिख रहा हो। ऐसा इसीलिए बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं ना बेटा, AS11 के अंदर ही है ये चीज। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बच्चों को क्लास के अंदर इस पे ज्यादा फोकस नहीं करवाया जाता है। सही भी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट द पॉइंट इज कि दैट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वापस आते हैं, बैलेंस शीट डेट पे हम क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे करते हैं फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है। और जो भी हमने यहां पर पढ़ा था कि जो भी डिफरेंस आएगा हम उसको P&L में ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं, P&L। यहां पर भी जो भी डिफरेंस आएगा हम उसको कहां ले जाते हैं, P&L में ले जाते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, हम उसको कहां ले जाते हैं, P&L में लेके जाते हैं। हमने इसका ये वाला डिस्कशन किया था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था पैरा नंबर 46A, पैरा नंबर 46A। पैरा नंबर 46 जो होता है वो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पे लगता है। किसके ऊपर लगता है, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम पे। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम जिसकी लाइफ बियॉन्ड विच आर जो सेटल होंगे 12 महीने के बाद, ठीक है ना, जो 12 महीने के बाद सेटल होंगे। तो इसके अंदर हमें बोला गया है कि जो इसका एक्सचेंज डिफरेंस है,
इसका क्लोजिंग एक्सचेंज रेट लगा के जो इसका एक्सचेंज डिफरेंस आएगा उसको आप पीएनडल में ट्रांसफर करने के बजाय, उसको आप इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग टू पीएनडल, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग टू पीएनडल, आप उनको पीएनडल में ट्रांसफर करने के बजाय, आपके पास चॉइस है, क्या वो आपका LTFCMI रिलेटेड टू डेप्रीशिएबल एसेट है, अगर हां तो आप एक्सचेंज डिफरेंस, अगर आपका डेबिट है तो आप उसको प्लस कर दो पीपीई में, ठीक है ना, और अगर एक्सचेंज डिफरेंस अगर क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस कर दो पीपीई में, ऐसा कर दो, आप एक्सचेंज डिफरेंस को पीएनएल में मत डालो। दूसरा, नॉट रिलेटेड टू डेप्रीशिएबल असेट, अगर डेप्रीशिएबल असेट से रिलेटेड नहीं है, अदर देन डेप्रीशिएबल असेट है, तो ऐसे केस में आप एक्सचेंज डिफरेंस को ट्रांसफर करो, कौन से अकाउंट में, एक स्पेशल अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी FC मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन मिट डिफरेंस अकाउंट, आप इस अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दो, और ये अकाउंट आप डेफर्ड एंड अमोटाइज ओवर लाइफ द लाइफ ऑफ LTFCMI मोस्टली सर होता क्या है, अरे बेटा LTFCMI एक तरीके से ना फॉरेन करेंसी लोन होता है, लॉन्ग टर्म लोन, फॉरेन करेंसी लॉन्ग टर्म लोन होता है, जिस 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, 10 साल का होगा, आप उसको डेफर एंड अमोटाइज कर दो, ऐसे LTFCMI में आप उसको SLM बेसिस पर डेफर एंड अमोटाइज कर दो, इस तरीके से करते हो। आई मेरी बात समझ में? और बचा हुआ FC मिड डिफरेंस आप जो इतना अनअमोटाइज पोर्शन होगा उसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओ। तो ये हमने मोटा मोटी पढ़ा था। फिर तीसरा हमने पढ़ा था फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। हमने क्या पढ़ा था? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में हम ये पढ़ते हैं कि दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है हेजिंग, एक होता है स्पेक्यूलेशन। एक होता है हेजिंग, एक होता है स्पेक्यूलेशन। जब अपन हेजिंग की बात करते हैं तो क्या करेंगे? हेजिंग के लिए अपन क्या करेंगे? बोलो 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 बोलो। हेजिंग के लिए क्या करेंगे अपन? तो हेजिंग के अंदर क्या करते हैं हम? फॉरवर्ड प्रीमियम, जो एक तरीके से लॉस के नेचर का होता है, और या तो फिर फॉरवर्ड डिस्काउंट निकालते हैं जो कि आपके गेन के नेचर का होता है, ये निकलता कैसे? आप बेसिकली स्पॉट रेट को कंपेयर करते हो फॉरवर्ड रेट के साथ, और जो यहां पर आता है गेन लॉस, आप उसको डेफर्ड एंड अमोटाइज ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जनरली 2 3 4 5 महीने होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, 5 6 महीने होते हैं बस। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आप उसको डेफर एंड अमोटाइज करोगे। स्पेकुलेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी गेन ऑब्लिक लॉस आता है हम उसको पीएनडल में चार्ज करते हैं डायरेक्टली, पीएनडल में हम उसको इमीडिएटली चार्ज करते हैं। अब ये गेन आएगा कैसे? गेन और लॉस कैसे आएगा? तो ये गेन और लॉस हमने देखा था कि ये ऐसे आता है। ये जो गेन और लॉस आता है वो हमने क्या देखा था? जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रेट है, कॉन्ट्रैक्ट का रेट वर्सेस सेटलमेंट रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट वर्सेस सेटलमेंट रेट, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कितने में बुक किया है और जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट को सेटल किया तो रेट क्या चल रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में प्रॉफिट जाता है, आपका चला जाता है। तो गाइज ये हो गई आपकी बात फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद और क्या पढ़ा था? बस फॉरेन ब्रांच पढ़ा था। फॉरेन ब्रांच तो मैं आपको ब्रांच में बात करवाऊंगा, छोड़ो। तो ये था आपका AS11 का एक बहुत ही ज्यादा क्विक रिवीजन, ठीक है। 2 मिनट रुक जाइए अब। तब तक एक काम करिए, तब तक अब हम करेंगे क्वेश्चंस की बात। तब तक आप 2 मिनट मुझे दीजिए, तब तक आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस इनमें से आरआर के अंदर मैंने कवर किए हुए हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस मैंने आरआर में कवर किए मुझे वो आइडेंटिफाई करके दीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की।
हाँ जी, आवाज आ रही है। चलिए, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आज की क्लास जल्दी कैसे? बेटा आज कुछ चीज़ें शेड्यूल जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है। क्लासेस के बाद चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो कल तो संडे है, परसों से जैसा अपना रेगुलर चलता है वैसा ही चलेगा, डोंट वरी। सो AS11 के क्लास के क्वेश्चंस करते हैं, मास्टर क्वेश्चंस करते हैं। आइए 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 आइए, मास्टर क्वेश्चंस करते हैं। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स खुद भी सेट किए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मेरा सेट किया हुआ एग्जांपल है, बट उससे आपका कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 12, वी स्मार्ट लिमिटेड टूक अ फॉरेन करेंसी लोन ऑफ $1 लाख टू परचेज द मशीनरी ऑफ द सेम अमाउंट। ठीक है, आपने फॉरेन करेंसी लोन लिया $1 लाख का टू परचेज द मशीनरी ऑफ द सेम अमाउंट। 1 अप्रैल 2022, लोन इज ऑफ 5 years टू बी पेड इन लमसम 5 years। अब ये समझ में आ रहा है कि जो लोन 5 years का है वो है लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम। 14-18 रिपीट हुआ है, ठीक है, 14-18 रिपीट हुआ है। तो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम हो गया। अब जैसे ये लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम हो गया तो इसके ऊपर पैरा 46 लग सकता है। मैं आपको बता दूं, इसमें आप लिख लीजिएगा। मैं पिछले 2 लेक्चर से जब से अभ्यास बैच शुरू किया मैं आपको कह रहा हूं कि आप समरी बनाइए। आप इस चीज की अहमियत को समझिए, इंपॉर्टेंस को समझिए। जो जो चीजें मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं वो हो सकता है मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, बट वो आपके लिए लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उस चीज को भूल जाओगे। अब जैसे मेरी बात को यहां सुनिएगा, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर पैरा 46 ही लगेगा। पैरा 46 एक ऑप्शनल पैरा है। ऑप्शनल मतलब ये एंटिटी की चॉइस है कि वो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम के ऊपर ऑप्शनली पैरा 46 लगाना चाहती है कि नहीं। चाहे तो वो ना लगा के नॉर्मली अकाउंटिंग कर सकती है और नॉर्मल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग वो एक्सचेंज डिफरेंस P&L में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन रेट है 10%, एक्सचेंज रेट 78, 82 क्लोजिंग ओपनिंग और एक और क्लोजिंग, मतलब 2 साल की कहानी। शो एज पर AS11 इन द फॉलोइंग केसेस विदाउट पैरा 46 एंड विथ पैरा 46। तो पहली बात तो आप मुझे बताइए, चलिए हम यहां पर शुरू करते हैं। पहली बात तो मुझे यहां बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12, क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले मुझे बताइए इनिशियल रिकॉग्निशन कितना होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन कितना होगा? अच्छा सर, इनिशियल रिकॉग्निशन के बारे में हमें कोई प्रोविजन लिखना चाहिए? बिल्कुल, आपको प्रोविजन ये लिखना चाहिए, आपको AS11 का प्रोविजन ये लिखना चाहिए। एज पर AS11 जो भी आप फॉरेन द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट जो भी आप नाम लिखोगे, ठीक है, एज पर AS11 ऑल फॉरेन करेंसी transactions are initially recognized at the exchange rate prevailing on the date of transaction, that is spot rate। ठीक है, दैट इज स्पॉट रेट। ये हो गया आपका प्रोविजन AS11 के हिसाब से। फिर उसके बाद अगर हम ये बात कर रहे हैं इनिशियल रिकॉग्निशन की, ये हम बात कर रहे हैं इनिशियल रिकॉग्निशन की। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में अभी जब करवाऊंगा तो तब आपको प्रोविजन लिखवा लूंगा। तो देयरफॉर लोन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एट, लोन को रिकॉग्नाइज करोगे एट 78 रुपीज। तो बेसिकली एंट्री क्या करोगे? एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 1 अप्रैल को एंट्री करोगे, 1 अप्रैल 22 को बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। कितना लोन लिया आपने? $1 लाख, तो 78 लैक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 78 लैक्स। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब वो बोल रहा है कि विदाउट पैरा 46 और विथ पैरा 46 बताइए। तो हम सबसे पहले यहां पर हेडिंग डालेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम प्रोविजन लिखेंगे
सब्सिक्वेंट मेजरमेंट प्रोविजन लिखेंगे ऑल फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स। अच्छा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप प्लीज शॉर्ट फॉर्म यूज मत किया करो। बेटा यार रेगुलर बैच नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच नहीं है, पेड बैच नहीं है, अभ्यास बैच है, कहीं तो शॉर्टकट फॉलो करूंगा ना। अच्छा मैं शॉर्टकट फॉलो कर रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि तुम्हें भी शॉर्टकट फॉलो करना है। तुम तो फुल करो, बिल्कुल तुम फुल करो। तो खुद को फॉलो करने के लिए तुम मुझे बदलने की कोशिश मत करना, बस ये ध्यान रखना। अगर पास तुम्हें होना है तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर पास हम तभी हो पाएंगे जब आप जैसा आप लिखोगे वैसा हम लिखना चाहते हैं। ऐसा नहीं, तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। ऑल फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम्स आर subsequently measured at closing exchange rate. क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। आगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। पहला विदाउट पैरा 46, विदाउट पैरा 46। तो अगर पैरा 46 नहीं है तो क्या होगा? तो पैरा 46 नहीं है, द एक्सचेंज डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली टू P&L अकाउंट। आप एक्सचेंज डिफरेंस को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। और दूसरा विथ पैरा 46, विथ पैरा 46 में हम लिखेंगे इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम विच इज। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या ये लोन मशीन के लिए लिया गया है? हाँ, तो हम ना वो अदर देन डेप्रिशिएबल असेट FC मिड डिफरेंस वाली बात नहीं भी लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम विच इज रिलेटेड टू depreciable asset, there's an option to transfer exchange difference, there's an option to transfer the exchange difference to the cost of depreciable asset। इंस्टेड ऑफ P&L, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ P&L। बस इतना प्रोविजन काफी है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? तो हम कर रहे हैं केस नंबर 1, विदाउट पैरा 46। जब क्वेश्चन में ही बोल दिया कि वो मशीन है तो मैं FC मिड डिफरेंस वाली बात क्यों लिखूं भाई, ठीक है ना। तो विदाउट पैरा 46, विदाउट पैरा 46 हम क्या करेंगे? पहले तो मुझे बताओ लोन एज ऑन 31st March 23, लोन एज ऑन 31st March 23। आप ध्यान से सुनिएगा, टू बी रीपेड इन लमसम आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद पूरा रीपे होगा। मतलब अभी रीपे हुआ ही नहीं है, तो अभी आपका लोन का इंस्टॉलमेंट कितना, लोन का अमाउंट आउटस्टैंडिंग कितना है? 1 लाख। और रेट कितना हो गया? 82। तो आप इसको कहां ले, ये आपका लोन कितना हो गया? 82 लाख। तो अब बताइए एक्सचेंज डिफरेंस कितना होगा? एक्सचेंज डिफरेंस कितना आएगा? 4 लाख का। तो आप क्या क्या एंट्री पास करोगे? 31st March 23 को क्या क्या एंट्री पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे एक्सचेंज लॉस डेबिट टू लोन, एक्सचेंज लॉस डेबिट टू लोन 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? और एक्सचेंज लॉस को कहां ले जाएंगे? P&L में। तो एंट्री क्या करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस 4 लाख रुपए। आई मेरी बात समझ में? फिर उसके बाद 31st March 24, 31st March 24 को 80.5 हो गया। तो अब मुझे बताइए लोन रीमेजर्ड एट 80.5 कितना? $1 लाख, 80.5।
मतलब ये हो गया 80,50,000। तो मुझे बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? लोन की वैल्यू वापस गिर गई, तो लोन की वैल्यू गिर गई तो एंट्री पास करेंगे लोन अकाउंट डेबिट। लोन अकाउंट डेबिट कितना? 1.5, 1,50,000। ठीक है। टू एक्सचेंज गेन, टू क्या होगा? एक्सचेंज गेन, टू हो जाएगा एक्सचेंज गेन। और एक्सचेंज गेन अकाउंट डेबिट टू P&L 1,50,000। बोलो कितने बच्चों को डाउट है अभी भी? बोलो जी कितने बच्चों को डाउट है अभी भी? डन। चलिए, बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्या बात हो गई आज? आज क्या बात हो गई? तुम लोग आज बिल्कुल रूखे सूखे लग रहे हो मेरे को। मुझसे नाराज चल रहे हो क्या? हाँ। सर अगर असेट पे पी, असेट पर पीपी पर डेप्रिशन लगेगा, पर रोहित थोड़ा सा तो ढंग से डाउट लिखा करो। थोड़ा सा तो ढंग से पढ़ने पे तो आए यार, किसी की मतलब थोड़ी सी तो मतलब यार, किसी का टाइम सेव करने की कोशिश करा करो। हाँ, नहीं दूंगा रिप्लाई। चलो, केस नंबर 2। केस नंबर 2। केस नंबर 2 विथ पैरा 46। अब अगर पैरा 46 लगेगा, देखो बार बार तो प्रोविजन लिखेंगे नहीं, प्रोविजन तो लिख चुके हैं अपन, ठीक है ना? तो विथ पैरा 46, तो हमें ना वैल्यूज भी पता है, बस क्या करना है, डेप्रिशिएबल एसेट में चार्ज करना है। तो 31 मार्च 23 में एंट्री क्या करेंगे? 31 मार्च 23 में एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन। हमने मशीन में डाल दिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन। मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन, मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन कितना? 4 लाख रुपए। मशीन अकाउंट डेबिट टू लोन 4 लाख रुपए। आया समझ में क्या? आया समझ में क्या? बोलो बोलो। डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। अब आप मशीन के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन भी लगाओगे। देखो यहां पर देखो, मशीन अकाउंट डेबिट करके ये सब करके फिर आप डेप्रिसिएशन भी लगाते हो, ठीक है? तो मैं आपको डेप्रिसिएशन की एंट्री करवाऊंगा, रुक जाओ। फिर उसके बाद चलो यहीं पर डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेते हैं। फिर हो जाएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन अब कितने पे लगेगा? 82 लाख पे। क्यों सर 82 लाख पे क्यों? क्योंकि मशीन आपने इनिशियली रिकॉग्नाइज की थी। यहां पर ना अपन को एक एंट्री पास करनी थी, एंट्री पास करनी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन अपना इनिशियली था 78 लाख का, और यहां पर आपका मशीन 4 लाख का और आ गया, 82 लाख, 82 लाख का 10%, तो ये हो जाएगा 8,20,000, 8,20,000। ठीक है। फिर उसके बाद 31 मार्च 24, 31 मार्च 24 अभी क्या करेंगे? लोन की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, तो लोन अकाउंट डेबिट टू मशीन, लोन अकाउंट डेबिट टू मशीन मतलब 150, 150 आपका इस तरीके से हो जाएगा। लोन अकाउंट डेबिट टू मशीन 150। ठीक है। अब बताओ मशीन की वैल्यू कितनी हो गई होगी? इनिशियली आपकी मशीन की वैल्यू 78 थी, उसमें आपने 4 लाख ऐड किया, आपने 820 लेस किया डेप्रीसिएशन, तो ये 73 हो गई। उसमें से आपने 150 और लेस किया, 150 और लेस किया। ठीक है। तो बेसिकली कितना बचा? 7230, 7230 का 10% डेप लगेगा, तो एंट्री होगी डेप्रीसिएशन टू मशीन कितना? 7,23,000, 7,23,000। चलो जी, क्लियर बेटा? आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार देख लीजिए, और अगर अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए।
चलिए बताइए बच्चों, अगले पॉइंट पर चलें, अगले पॉइंट पर चलें। ठीक है सर, चलो सर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी मैंने बनाया हुआ, ये एफसी मिड डिफरेंस पर अकाउंट क्वेश्चन है ये है आपका एफसी मिड डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन, एफसी मिड डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन। सर मॉड्यूल क्वेश्चंस और आपके मास्टर क्वेश्चंस इनफ हैं क्या एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए? बिल्कुल 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 इनफ है। P Smart Limited took a loan of $75,000 on 1/4/22 when the $1 was 78. Loan is utilized for the working capital requirement. Loan is of 6 years. ये भी आपका LTFCMI है, LTFCMI। और ये लोन को कहाँ यूटिलाइज किया गया है? वर्किंग कैपिटल के लिए। तो LTFCMI नॉट रिलेटिंग टू डेप्रीशिएबल असेट, ये आपका डेप्रीशिएबल असेट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल रीपेमेंट इक्वली एवरी ईयर, प्रिंसिपल आपका हर साल इक्वली रीपे होगा, प्रिंसिपल आपका हर साल इक्वली रीपे होगा। तो फर्स्ट ईयर में रेट उतना, सेकंड ईयर का रेट, थर्ड ईयर का रेट, फोर्थ ईयर का रेट, फिफ्थ ईयर का रेट, सिक्स ईयर का रेट। अप्लाई पैरा 46 ऑफ AS11। अब हम पैरा 46 लगाना चाहते हैं, तो आइए इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखेंगे? प्रोविजन, सबसे पहले प्रोविजन लिखना पड़ेगा ना। एस पर पैरा 46 ऑफ AS11 लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी नहीं, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनिटरी आइटम not relating to depreciable asset, not relating to depreciable asset may be transferred। मैं may be इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऑप्शन है ना, may be transferred to foreign currency monetary item translation difference account, monetary item translation difference account। Such account is further deferred and amortized over the contract period। आप सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लिख लो। जैसे इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 6 साल का है, 6 इयर्स का लोन है, तो 6 इयर्स इज द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑन SLM बेसिस। ठीक है, डन। बच्चे लिख रहे हैं अभी, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रहे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो जी, हाँ आगे करें अकाउंटिंग। चलो अकाउंटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लोन लिया 1 अप्रैल 22, $75,000। तो आपका, आप बोलोगे यहां पर पॉइंट नंबर ए, इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन एट, एट किस पे होगा? 78, 78 पर डॉलर, एट 78 पर डॉलर। तो एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। ठीक है, लोन कितने का है? 1 लाख है ना? नहीं, 75,000 है। 75,000 इंटू 78। ठीक है, 75,000 का है तो ये हो जाएगा 5850, 5850। नरेशन तुम खुद लिख सकते हो, इतने बड़े बच्चे हो गए हो, इतने मिच्योर हो गए हो, है ना? ठीक है, सबसेक्वेंट मेजरमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ पैरा 46 ऑन बैलेंस शीट डेट्स
मैं डेट्स लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारी डेट्स हैं, ठीक है, बैलेंस शीट डेट्स, मैं डेट्स लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारी डेट्स हैं। इस टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा आपको, इस टाइप का टेबल बनाना पड़ेगा। अब आप टेबल इस फॉर्म में बनाओ या फिर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाओ, ये आपकी मर्जी है, इस टाइप से टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस टेबल को मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दे दूं। हाँ चलो, हम बात करते हैं ईयर, ठीक है, ईयर और ईयर के साथ साथ ये वर्किंग आ जाएगी। तो चलो, ईयर पहला क्या है, ईयर क्या है पहला, ईयर एंड, फर्स्ट ईयर एंड आपका है फर्स्ट ईयर एंड। तो मुझे बताओ फर्स्ट ईयर एंड में आपका लोन कितना रीपे होगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट इक्वली एवरी ईयर। तो सबसे पहले पेमेंट, पेमेंट कितना, $15,000 पेमेंट किया आपने ईयर एंड पे। तो रेट क्या चल रहा था, 81.3, 81.3 पेमेंट आपने किया 81.3। तो ये हो जाएगा 12,19,500, 12,19,500 बोलो बेटा, ठीक है। अच्छा, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा, बोलो बोलो, रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बचेगा, $60,000। रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचेगा, $16,000। एक सेकेंड, एक सेकेंड, 6 ईयर से, सॉरी सॉरी सॉरी, 6 ईयर से, मैं 6 ईयर से, 6 ईयर से, 6 ईयर से, रुको 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 रुको, 6 ईयर से 75,000 डिवाइड बाय 6, 12,500 मल्टीप्लाई बाय 18.5, तो ये हो गया 1016250, 1016250। रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 75 में से 12,500 गया, ये बचा 62,500। इसको आपको किस पे मेजर करना चाहिए, इसको आपको किस पे मेजर करना चाहिए, इसको भी आप 81.3 पे मेजर करोगे, ठीक है, 81.3 पे मेजर करोगे। तो ये कितना आ गया, 50,81,250, 50,81,250, ठीक है। तो इसका मतलब अभी आप मुझे बताओ, अभी आप मुझे बताओ कि एक्सचेंज डिफरेंस कैसे निकलेगा। अगर आप छोटू सा लोन अकाउंट बनाओ, हालांकि मैं आपको बोल रहा हूं ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं छोटू सा लोन अकाउंट बनाओ। तो आपका सबसे पहले आपने बाय बैंक किया था, बाय बैंक किया था लोन का 5850 का, 5850, फिर आपने टू बैंक आपने पे किया 10, 16,250, फिर आपने किया बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन 50, 81, 250, 50, 81, 250 आपने बैलेंस कैरिड डाउन किया। अब आप देखो आपका इस लोन में, लोन में मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि इंटरेस्ट तो अलग से पे करेंगे, इंटरेस्ट अलग से पे करेंगे, ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल के लिए बन रहा है। अब आप देखो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 5850 माइनस 1016250 माइनस 50, 81, 250। तो आपका डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया बाय एक्सचेंज लॉस, एक्सचेंज लॉस आया 247,500, ये आपका आया, तुम्हारा आया क्या 247,500। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक्सचेंज लॉस को तुम शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हो। देखो तुम्हें मैंने ना ये बहुत बड़ा लॉन्ग मेथड लगवाया है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में सिर्फ यही करना है, एग्जाम में तुम दूसरा मेथड भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताता हूं, एग्जाम में कैसे कर सकते हो बताता हूं। तुम्हें ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ये सीधा सीधा देखो, तुमने 12,500 को भी क्लोजिंग पे किया जो पे कर रहे हो, और जो बचा हुआ है उसको भी क्लोजिंग पे किया। तो इसके बदले तुम ये कर देते, ऑल्टरनेट, ये कर देते कि सीधा 7,500 इंटू 81.3, 7,500 81.3, और उसमें से माइनस कर देते तुम्हारा ओ ये वाला जो इनिशियल रिकॉग्निशन किया 5850, 5850 करो।
देखो वही आ रहा है, 247,500 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जो बात मैं बोल रहा हूं ना कि आपको ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं, वही बात मुझसे रिपीट पूछी जा रही है कि सर ये एग्जाम में हम करके नहीं आए तो चलेगा ना। अरे मैंने ही तो बोला अभी कि ये लोन अकाउंट आपको एग्जाम में करके आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबर का अली है ही नहीं, सबर का अली है ही नहीं तुम्हारे में। ठीक है, तो तुम्हें क्या है, शॉर्टकट ही फॉलो करना है, तुम्हें शॉर्टकट ही फॉलो करना है। 247,500 तुम्हें लॉस आ गया, तुम्हें शॉर्टकट फॉलो करना है जब तक तुमसे अकाउंट ना पूछे। ठीक है, आया लॉस, चलो आया लॉस आया, अब इस लॉस का क्या करेंगे? लॉस का क्या करेंगे? लॉस ट्रांसफर टू FCMIT डिफरेंस अकाउंट। उसके बाद अमोटाइजेशन, आपका अमोटाइजेशन कैसे करोगे? 247,500 ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डिवाइड बाय 6, मतलब 41,250, 41,250। अच्छा, रिमेनिंग बैलेंस इन FCMIT, रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 2,06,250। कौन सा बैलेंस बचेगा सर? सोचो सोचो, रिमेनिंग कौन सा डेबिट बैलेंस बचेगा, क्योंकि लॉस है बेटा। तो इस तरीके से होगा। अब आया समझ में? अब आया समझ में? सर एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो सर, मजा आ जाएगा। चलो एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे? एक्सचेंज लॉस डेबिट टू लोन, 247,500, 247,500। ठीक है, दूसरा FCMIT डिफरेंस टू एक्सचेंज लॉस, 247,500, 247,500। ठीक है, और तीसरा एफसी मिड डिफरेंस को ट्रांसफर करेंगे P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू FCMIT डिफरेंस कितना? 41,250, 41,250, 41,250। बोलो जी, क्लियर हुआ? इतना, सर इतना लंबा एक ही साल का? अरे मैं तभी बोल रहा हूं, अब मेरे इस वाले सोल्यूशन को देखो, इतना लंबा नहीं है। प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? आपने क्या किया, आपने किया 31 मार्च 24 को, यहां पर ये पहले 31 मार्च 23। ठीक है, फिर 24 से देखो मैंने ये टेबल बना लिया है। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं? बाकी तो मैं पूरे साल का नहीं करवा रहा हूं। अब देखो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, एक साल में तुम्हें चलो और करवा देता हूं। अब तुम्हें मैं एक साल और करवा देता हूं। ये हमारा सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर पे सबसे पहले तो तुम एक्सचेंज लॉस या एक्सचेंज गेन क्या हो रहा है? सबसे पहले रेट 81 का, 81 का 82 हो गया तो एक्सचेंज लॉस ही होगा। तो एक्सचेंज लॉस निकालो कैसे? देखो 75,000 के लोन में से 12,500 ऑलरेडी पिछले साल रीपे हो चुका है, तो 75 में से 12,500 गया, तो ये बचा 62,500। 62,500 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 82.5, 82.15। अब तुम इसको ये भी कर सकते हो, 82.15 माइनस पुराना वाला रेट 81.3, 81.3। चलो करो, 53,125, 53,125 का लॉस करंट ईयर का। और इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग FCMIT, ओपनिंग FCMIT कितना है? 2,06,250। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 259,375। ठीक है, अब अमोटाइज, अमोटाइज करेंगे। रिमेनिंग कितने साल बचे हैं? 5 साल। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो डिवाइड बाय 5, अमोटाइज किया 51,875, अमोटाइज किया P&L में, तो ये माइनस हो गया 259,375 बचा, तो ये हो जाएगा 2,07,500 आपका बैलेंस। आया समझ में? इतना इतना पोर्शन आएगा आपका। एंट्री तो मैं आपको एक बार करवा ही चुका हूं, कैसे होगी? बोलो जी, अभी क्लियर हुआ कि नहीं?
अभी क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये बाकी का तुम्हें करना है, बाकी का ये तुम्हें करना है। आया समझ में कि नहीं? चलो आगे बढ़े। सबसे पहले मैंने ये दो क्वेश्चन पैरा 46 पे इसीलिए करवाए क्योंकि मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि ना बच्चों को एएस 11 के अंदर पैरा 46 के क्वेश्चन सॉल्व करने में ना उनका हाथ रुकता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे कंफर्म करिएगा। एफसी मिड मतलब सॉल्व करने में, अरे पूछने को तो यार हम बहुत बड़े विद्वान हैं, सब बच्चे विद्वान हैं सर, ओरली पूछ रहा ना, ये होगा ये होगा ये होगा। सॉल्व करने में ना उनका 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 हार्ट टाइट हो जाता है कि अरे यार पैरा 46 का क्वेश्चन आ गया यार, कैसे करूं, शुरुआत क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है ना। और ओरली कोई पूछ ले आपसे, हम तो बड़े विद्वान हैं सर, बस देखो अब कैसे बताएंगे हम आपको। इंस्टीट्यूट अगर आईसीआई अगर ओरल टेस्ट ले लेना, रिजल्ट 100% नहीं आएगा तो कम से कम 80% रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 14 शायद कुछ बच्चे बोल रहे थे कि रैपिड रिवीजन में कवर हुआ है, अगर हुआ है तो एक बार कंफर्म करो प्लीज। हुआ है तो एक बार कंफर्म करो प्लीज। हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको रैपिड रिवीजन में हुआ है तो मैं बात नहीं करूंगा इस पे। ये बैच वही बच्चे करें जो बच्चे फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन करके आ रहे हैं कॉन्सेप्चुअली, या फिर अगर फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन नहीं करके आ रहे हैं तो वो बच्चे जिनको बस मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। अगर ये बैच उस एक्सपेक्टेशन से कोई ज्वाइन करता है कि हाँ सर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाएंगे, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना लॉजिकली टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो ये बैच मैंने उन बच्चों के लिए बनाया है जो बच्चे मेरे स्टडी प्लानर को फॉलो करना चाहते हैं, जो बच्चे अब जो अगला अपना अटेम्प्ट देंगे वो क्लियर करने का मादा रखते हैं। वो बच्चे जो अभी भी उलझे हुए हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो कुछ एक बार पहले डिसाइड कर ले। मैं उन सभी बच्चों के लिए सब कुछ करने को रेडी हूं जो मेरे अकॉर्डिंग चलने को रेडी हैं, जो प्लानर मैंने दिया है वो फॉलो करने को रेडी है। आप देखिएगा 20-25 दिनों के अंदर अंदर 25 दिनों के अंदर अंदर आपको मैंने एडवांस अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस ना दिलवा दिया तो मेरा नाम जय चावला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। रैपिड रिवीजन में कवर हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कवर हुआ है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 हुआ है क्या? जल्दी बताओ बताओ बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 हुआ है क्या? 15 हुआ है क्या रैपिड रिवीजन में? नहीं सर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे ट्राई अपन। अब ये वाले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट वाले ही हैं। ओम लिमिटेड परचेज एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 50 lakh US dollar on 1/4/19. The same was fully financed by the foreign currency loan repayable in 5 equal installments annually. ये दो लाइनें पढ़ के मुझे क्या समझ में आ रहा है? लोन चल रहा है 5 साल का, मतलब ये क्वेश्चन है LTFCMI, मतलब पैरा 46 लग सकता है। और इसको उन्होंने लोन जो लिया है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए लिया है, मतलब LTFCMI रिलेटिंग टू द डेप्रिशिएबल एसेट, रिलेटिंग टू डेप्रिशिएबल एसेट। तो ये पढ़कर दो लाइनें पढ़कर इतना दिमाग आपका चल जाना चाहिए कि अच्छा लोन लिया है, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, मतलब LTFCMI रिलेटिंग टू द डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, कितना लोन लिया है? 50 लाख का 1/4/19 को। ठीक है, एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 60। 31 March 2020 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड व्हेन $1 फैच्ड 62। ये उसी टाइप से है जैसा मैंने आपको पिछले दो क्वेश्चंस करवाए हैं। entire loss was included in the, oh my god, the entire loss was included in the cost of goods sold। क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है ये? आप मुझे इसका सही जवाब दीजिए। ये बोल रहा है पूरा लॉस उसने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया।
Om Limited normally provide depreciation on the item of property, plant and equipment at 20% on the WB basis. Exercise the option. सर हुआ है, सर हुआ है. Exercise the option to adjust the cost of asset for exchange difference arising out of the loan restatement and payment. क्या बोल रहा है? Exercise the option to adjust the cost of asset for exchange difference. वो बोल रहा है मैंने पैरा 46 का ऑप्शन लिया है, आरआर में हुआ है. अरे अभी तो तुमने बोला नहीं हुआ है, अभी तो तुमने बोला नहीं हुआ है, कैसे पलटू हो रहे? क्या करना है? अगर हो चुका है तो छोड़ दूं क्या? क्या बोलूं इन बच्चों का, एक बार में जवाब ही नहीं देते यार. जो तुम सीओजीएस बोल रहे हो ना, शायद वो तो कोई दूसरा क्वेश्चन तो नहीं था, एक बार देख लो भाई. आई थिंक वो कोई दूसरा क्वेश्चन था जो तुम बोल रहे हो. मुझे लगता है नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है नहीं हुआ है. अरे पहले मेरी सुन लो, मेरी सुन लो चैट पे लिखने से पहले. मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है. मेरे को चेक करने दो यार. वो जो सीओजीएस वाला है ना, वो एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं. शायद शायद तुम उसको लेकर उलझ रहे हो, शायद तुम उसको लेकर उलझ रहे हो. मैं रैपिड रिवीजन में AS11 का देख लेता हूं. अब यार मैंने तो पूरा इधर प्रैक्टिस वैक्टिस दे दिया था. कैसे बताऊं यार, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं यार. अब तुम बोल रहे हो हुआ है कि नहीं हुआ है. देखो मैं तुम लोगों को ऊपर ऊपर से बता देता हूँ. सबसे पहले तो ना, ये LTFCMI रिलेटिंग टू डेप्रिशिएबल एसेट है. उसने जो एक्सचेंज डिफरेंस को गलती से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दिया है, तो वो गलत किया है. फिर वो बोल रहा है कि मैंने ऑप्शन भी चूज किया है, मतलब पैरा 46 का ऑप्शन. तो उसको क्या करना चाहिए, एक्सचेंज डिफरेंस को पीपी की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, पर पीपी इक्वली पे भी हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस, इट्स ट्रीटमेंट एंड डेप्रिसिएशन. तो मैं आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में करवा रहा हूं, मैं प्रॉपर फॉर्मेटिंग में नहीं करवा रहा हूं. जो बच्चे बोल रहे हैं ना हुआ है, उनकी तसल्ली के लिए. तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, मैं आपको बताऊं. सबसे पहले तुम करोगे इसका इनिशियल रिकॉग्निशन. मेरे साथ शॉर्ट में लिख दो. अब पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है छोड़ दो, पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है छोड़ दो. तो अभी तुमने इनिशियल रिकॉग्निशन करना पड़ेगा. 50 lakhs मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज डिफरेंस तुम्हारा कितना है, 60 एक्सचेंज रेट. तो ये हो गया 50 मल्टीप्लाई बाय, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3000 lakhs. 3000 lakhs. पहली बात तो इतनी समझ में आ गई तुम लोगों को. ठीक है, ये हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन. अब अपन बात करते हैं ईयर वन एंडिंग. ईयर वन एंडिंग, ईयर वन एंडिंग पे बात करते हैं. ईयर वन एंडिंग पे, ईयर वन एंडिंग पे देखो इसी टाइप से जैसे मैंने तुम्हें यहां करवाया था कि तुम कुछ पोर्शन रीपे कर रहे हो और कुछ पोर्शन तुम्हारा रिमेनिंग है. तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट क्या बताया था, जो रीपे कर रहे हो वो भी नए रेट पे रीपे करोगे, जो रिमेनिंग है वो भी नए रेट पे आएगा, तो ओवरऑल को ही चेंज कर दो. ठीक है, तो यहां मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूं कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में क्या करोगे तुम, 50 lakhs डॉलर को नए रेट पर चेंज कर दो. सबसे पहले नया रेट 62 है, ठीक है ना, नया रेट 60 है. तो 50 इंटू 62, ये हो गया 3100 lakhs. ये हो गया 3100 lakhs. ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्सचेंज लॉस आ गया. एक्सचेंज लॉस कितना आ गया, 100 lakhs का. 100 lakhs का जो एक्सचेंज लॉस आ गया उसको आप पीपीई में ले जाओ. तो एंट्री करोगे आप पीपी अकाउंट डेबिट टू लोन. मैं डायरेक्ट एंट्री पास कर रहा हूं, एक्सचेंज लॉस टू लोन और फिर पीपी अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज लॉस. ये आपका 100 लाख यहां पे जाके जुड़ गया. अब आपका लोन अमाउंट हो गया 3100 और असेट अमाउंट भी आपका हो गया 3100. ठीक है ना. अब आप डेप्रीसिएशन लगाओगे, डेप्रीसिएशन ऑन पीपीई.
तो पीपीई पर डेप्रिसिएशन लगेगा 3000 प्लस 100, 3100 और 20% डब्ल्यूडीवी मेथड, तो ये आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 620। ये आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 620 का। कुछ आया समझ में? क्या क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस 100, ट्रीटमेंट आपका एडेड टू पीपी, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन ऑन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना लगा? 620। बाकी आपको प्रोविजन लिखना है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आपने खुद से एग्जाम्पल में करवाया है ऐसा क्वेश्चन, चलो अच्छी बात है। अब मैं इतना अच्छा आदमी हूं कि मैं क्या ही बोलूं, मैं खुद से करवा देता हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बोलो, रैपिड रिवीजन में हुआ है कि नहीं हुआ है? रैपिड रिवीजन में हुआ है कि नहीं हुआ है? जल्दी बताओ। ये ये हुआ नहीं हुआ है? हुआ है। ये नहीं हुआ है? नहीं सर। एक बच्चा बोल रहा है हुआ है। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। 16, 17, 18, 3 क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। नहीं हुआ है, चलो मान लेते हैं कि नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता क्वेश्चन? ट्रॉवर लिमिटेड इज एन इंडियन इंपोर्टर that it imports goods from TrueView Limited situated at London. Trower Limited has a payable of 50,000 pound to TrueView on 31st March 23. TrueView Limited has given Trower Limited following two options. अब सुनो, ट्रॉवर लिमिटेड के लिए पेबल है। कितना पेबल है? 50,000 पाउंड। तो ट्रॉवर लिमिटेड को पे करना है क्योंकि वो इंडियन इंपोर्टर है। तो जो सप्लायर है बाहर का ट्रू व्यू, उसने उसको दो पेमेंट ऑप्शन दिए हैं। ये ना मई 23 या नवंबर 20 मई 23 या नवंबर 23 का क्वेश्चन है ये। नवंबर 22 मतलब कुछ एग्जाम में आया। ये एग्जाम क्वेश्चन है ये एग्जाम क्वेश्चन है बेटा। ये मेरे को एग्जैक्ट अटेम्प्ट याद नहीं आ रहा, पर ये उसी अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। मई 23 का है शायद। दो ऑप्शन पे किए गए। पे इमीडिएटली विद अ कैश डिस्काउंट ऑफ 1% ऑन द पेबल। आप इमीडिएटली पे कर दो, जिसमें मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा, मतलब 50,000 का 1% मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। 50,000 का 1% मैं आपको कैश डिस्काउंट दे दूंगा। अभी के अभी पे कर दो। अगर अभी के अभी पे करेंगे तो 97 के हिसाब से पे करेंगे। बोलो बेटा क्लियर? या फिर तुम 6 महीने बाद पे करो। 6 महीने बाद पे करो 5% इंटरेस्ट मिलाकर, और उस टाइम पे रेट चलेगा 99। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन टू द ट्रॉवर ऑन विच ऑफ द अबाउट टू ऑप्शंस टू बी चूजन। कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए कि कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए, अभी पे करूं कि बाद में पे करूं, तो यहां पर ना आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी ध्यान रखनी है। ट्रॉवर का बोरोइंग रेट चल रहा है 15%। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ध्यान रखना है। सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर ये अभी पे करेगा तो एक्चुअली में ये लोन लेके पे करेगा, या ये अगर अभी पे करेगा तो ये अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसका 6 महीने का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की लॉस हो जाएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगा। देखो इसको कैसे करना है।
आपके पास है आपका ऑप्शन नंबर 1, पे इमीडिएटली। तो कितना पेमेंट करना है? एग्रीड पेमेंट 50,000 माइनस डिस्काउंट कितना? 1%। एक्चुअल पेबल कितना? रेट कितना? तो पेबल इन रुपीस कितना? 4801,500। अब हम यहां ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये अमाउंट पे करने के लिए हमारे पास पैसा रखा नहीं है। ये अमाउंट पे करने के लिए हमारे पास पैसा रखा नहीं है, हमें बाहर से लोन लेना पड़ेगा। तो हमें इंटरेस्ट भी लगेगा 6 महीने का। सर 6 महीने का क्यों? क्योंकि दूसरे ऑप्शन में हमें वो बोल रहा है कि 6 महीने बाद पे करो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई मुझे मान लो पैसा आने वाला है 6 महीने के बाद, पर अगर मुझे अभी पे करना पड़ा तो मुझे मार्केट से पैसे पहले उठाने पड़ेंगे। ठीक है ना? यहां पर मैं बोलूंगा अज्यूमिंग लोन टेकन टू रीपे फॉर 6 मंथ्स। सर लोन 6 महीने के लिए ही क्यों लिया? अरे भाई मैं अपने सप्लायर को पे कर रहा हूं तो मुझे मेरे कस्टमर से पैसा आएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे कस्टमर से मुझे 6 महीने बाद पैसा आ जाएगा, तब तक मुझे 6 महीने का लोन लेना पड़ेगा। मैं ये लोन 6 महीने बाद चुका दूंगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट रेट है? 15%। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाओ, 4801,500 इंटू 15% डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 360,113। तो कुल मिला के पेमेंट जो करना पड़ेगा 5161,613, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। सर वापस से समझा दोगे क्या? देखो 50,000 पाउंड पे करना है, अगर अभी पे करता हूं तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इतना पे करना पड़ेगा। इसके हिसाब से रुपी फॉर्म में इतना पे करना पड़ेगा, पर ये अमाउंट मेरे पास अभी रखा नहीं है, तो मुझे इतने का लोन लेना पड़ेगा। लोन मुझे 6 महीने का लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि 6 मंथ बाद मुझे मेरे कस्टमर से पेमेंट आ जाएगा। भाई मैं अपने सप्लायर से माल खरीद के अपने कस्टमर को बेच रहा हूं, अब मुझे सप्लायर को पेमेंट करना है, तो मैं सप्लायर को बोल रहा हूं कि भाई थोड़ा रुक जा, 6 महीने के बाद मेरे को कस्टमर से पैसा आ जाएगा तब दूंगा। तो सप्लायर बोल रहा है भाई अगर तू 6 महीने बाद देगा तो मैं तेरे से 5% का ब्याज लूंगा। अभी आया समझ में? और तू अगर अभी देता है तो मैं तेरे को अभी 1% का डिस्काउंट देता हूं। ऐसा है। चलो जी, अभी बताओ ऑप्शन 2 क्या है? पे आफ्टर 6 मंथ्स। पे आफ्टर 6 मंथ्स। पे आफ्टर 6 मंथ्स। तो पे आफ्टर 6 मंथ्स विद इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। तो अग्रीड अमाउंट कितना? 50 प्लस 5% इंटरेस्ट। 5% पर एनम है फॉर 6 मंथ्स। 1250। तो एक्चुअल पेबल 51,250। रेट कितना हो जाएगा तब? तब रेट भी तो 99 हो जाएगा ना। रेट भी तो 99 हो जाएगा। तो एक्चुअल पेबल इन रुपी 6 महीने बाद, तब मुझे कोई बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50,73,750, नो नीड ऑफ बोरोइंग।
हेयर, बोरोइंग की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, पहला ऑप्शन लेना चाहिए कि सेकंड ऑप्शन लेना चाहिए? मुझे सेकंड ऑप्शन लेना चाहिए। 50, 73, 750, देखिए 51, 61, 61 टू 50, 73, 750, तो आपको 50, 73, 750 का ऑप्शन लेना चाहिए। ये मई 23 का सवाल था। ऑप्शन 2 इज फेवरेबल। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द ऑप्शन टू बी चूजन? ऑप्शन 2 शुड बी चूजन। ऑप्शन 2 शुड बी चूजन। ठीक है, चलिए एक बार अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ जी, अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 17 नहीं हुआ है सर आरआर में। ठीक है, नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, ये क्वेश्चन चलो कर लेते हैं दोनों, इसमें फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट भी आ रहा है शायद। आइए, Jared Jared Limited purchased a machine for $20,000 on 31st December 21, payable after 4 month। 1 सेकेंड, अब सुनो, मशीन आ गई तो इसका मतलब नहीं कि वो LTFCM आई, पेबल आफ्टर 4 मंथ है, मतलब 4 महीने बाद पे करना है। मशीन परचेज करके मुझे क्रेडिटर को डायरेक्ट पे करना है, यहां पर वो लोन की बात नहीं कर रहा है। इट इंटर्ड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बोल दिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है ना, फॉर 4 मंथ्स, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का है। अब मैंने आपको समझाया कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हेजिंग, एक होता है स्पेकुलेशन। सर हम आपको एक बात बताएं सर, वो ना हम ना हेजिंग और स्पेकुलेशन में भी उलझते हैं कि कौन से क्वेश्चन में हेजिंग होगा, कौन से में स्पेकुलेशन होगा। मुझे पहले बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो जो ये उलझ रहे हैं कि सर क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या फॉलो करना है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ये तो समझ में आ गया कि हेजिंग लगेगा या स्पेकुलेशन लगेगा, पर दोनों में से क्या लगेगा सर, ये कैसे पता चलेगा सर, सर ये कैसे पता चलेगा सर, सर बताओ सर बताओ, सर बताओ कैसे पता चलेगा सर। कौन से ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कंफ्यूजन होता है, ऐसे हैं क्या, बताओ ऐसे हैं क्या जिनको कंफ्यूजन होता है। तो मैं आपको एक अभी बहुत ही झटपट से दूर कर दूंगा ये कंफ्यूजन, बहुत ही तरीके से झटपट झटपट से दूर कर दूंगा। तो अगर ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं थोड़ा सा, तो सुनो, हेजिंग होने के लिए ना, हेजिंग का मतलब क्या है कि यार मुझे ना डॉलर में, पाउंड में, फॉरेन करेंसी में कुछ पेमेंट करना है, और मेरी ना चुल 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 हो रही है अंदर से, अरे यार ज्यादा पे करना पड़ेगा, ओ माय गॉड ज्यादा पे करना पड़ेगा। या उल्टा कि मेरे को फॉरेन करेंसी मिलने वाली है और मेरी ना चुल हो रही है, अरे यार कम मिलेगा कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन किया था, मैंने मशीन खरीदी थी, उसका मुझे पेमेंट करना है, मैंने डेटर्स को सेल किया था, उसका मुझे पेमेंट मिलने वाला है, मैंने गुड्स लिया था, गुड्स परचेज किया था, उसका मैं पेमेंट करने वाला हूं। तो मेरी ना, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो क्या हो रही है, मेरी ना ये हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मतलब वो हेजिंग है। तो यहां देखो क्या है, परचेज द मशीन पेबल आफ्टर 4 ईयर। तो बताओ मशीन परचेज की है, 4 महीने बाद पे करना पड़ेगा, तो आज का रेट जो भी था, मुझे, मेरा पेट दुख रहा है, मेरी बैंड बज रही है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अरे यार अरे यार अरे यार, है ना, तुम समझ गए हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पर वो मैं वर्ड बोल नहीं सकता। तो ये हेजिंग है। स्पेकुलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेकुलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन तुम्हारा स्पेकुलेशन का है, ध्यान से देखो क्या लिखा है। मिस्टर ए bought a forward contract, bought a forward contract for 3 months, ठीक है ना, bought a forward contract for 3 months। कहीं पे भी मुझे बताओ उसने लिखा हो कि गुड्स परचेज किए हैं इसीलिए मुझे पे करना पड़ेगा, गुड्स बेचे हैं, मशीन बेचा है, मशीन परचेज किया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है इतने महीने के लिए, एक्सचेंज रेट इतना था, इतने में खरीदा, जब हम लोग बुक्स क्लोज कर रहे तो रेट इतना हो गया, जब हम कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हैं, अरे कहीं पर कुछ है ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना, कॉन्ट्रैक्ट को परचेज करना इज अ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन, ठीक है। आई मेरी बात समझ में कि नहीं, बोलो बेटा आई मेरी बात समझ में कि नहीं, आई मेरी बात समझ में कि नहीं। चलो आ जाइए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक सुजल गुप्ता करके है, बहुत ज्यादा स्पैमिंग कर रहा है, आपको जो बात करनी है आप वो अपना मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। और प्लीज आप स्पैमिंग मत करिए, मैं आपको नहीं तो अभी यहां से ब्लॉक कर दूंगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, तो हाँ, ये क्या हो गया आपका, हेज हो गया, हेज। हेजिंग में क्या होता है, हेजिंग में मैंने क्या बताया था आपको, हेजिंग में मैंने बताया था फॉरवर्ड प्रीमियम फॉरवर्ड डिस्काउंट निकलता है, फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट निकलता है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट को कंपेयर करके। तो आइए, तो ध्यान से देखिए, आपने खरीदा पेबल आफ्टर 4, इट इंटर इनटू फॉरवर्ड फॉर 4 मंथ्स एट 78.85, बेटा ये है आपका फॉरवर्ड रेट। 31 दिसंबर को द एक्सचेंज रेट वॉज 77, बेटा ये है आपका स्पॉट, क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन किया है 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर का रेट है आपका 77.5। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट लॉस ऑन द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इन द बुक्स ऑफ द जेरेट लिमिटेड, ठीक है। अब आप इसको चेकर को ये नहीं बताओगे कि ना ये हेजिंग क्यों है, उसको पता है, ठीक है। तो एज पर AS11 फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट in the nature of hedging
forward contract in the nature of hedging, forward contract in the nature of hedging is treated as under. पहला फॉरवर्ड प्रीमियम ब्रैकेट में लॉस और फॉरवर्ड डिस्काउंट is to be calculated. Forward discount का मतलब गेन is to be calculated. इसमें स्पॉट रेट माइनस फॉरवर्ड रेट, such loss or gain is amortized over the contract period. Over the contract period. कैलकुलेशन क्या करेंगे? सर मुझे तो ना ये भी पता नहीं चलता है कि सर वो गेन निकलेगा कि लॉस निकलेगा। तो भाई सुनो, तुम जब मशीन खरीद के लाए तो रेट क्या चल रहा था? 77.5। अगर तुम उसी दिन पे कर देते तो 77.5 में बात खत्म हो जाती। पर अब क्योंकि तुमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिया है तो 4 महीने बाद तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा? 78.85। तो बताओ नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। जब मैं इनिशियली पे कर देता तो 77.5 था, अब मैं इनिशियली पे नहीं कर रहा हूं, बाद में पे कर रहा हूं तो 78.85, ज्यादा पे करना पड़ रहा है, नुकसान है। ठीक है, तो सर बेवजह क्यों हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? अरे भाई मुझे क्रेडिट पीरियड चाहिए, मेरे पास इमीडिएट पेमेंट करने को नहीं होता। ठीक है, तो हम निकालेंगे फॉरवर्ड प्रीमियम मतलब लॉस। कितने का ट्रांजैक्शन था? $20,000 मल्टीप्लाई बाय वही 78.85 माइनस 77.50। ये हो गया 27,000। ये हो गया 27,000। ये हो गया 27,000। ठीक है, तो इसको डेफर एंड अमोर्टाइज करेंगे। इट शुड बी डेफर एंड अमोर्टाइज इन 4 मंथ्स। तो आपके 4 मंथ्स कब खत्म हो रहे हैं? आपका ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च। ईयर एंडिंग आपका क्या है? 31 मार्च। तो मुझे बताओ लॉस इन P&L 31 मार्च 22 कितना होगा? 27,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 20,250। लॉस इन नेक्स्ट ईयर P&L 6750। आपसे एंट्री वो कभी नहीं पूछेगा, आपसे वो एंट्री नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, एंट्री नहीं पूछेगा आपसे वो। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड पे। ट्रेड पेबल ऑफ जेरेड लिमिटेड इंक्लूड्स अमाउंट ड्यू टू स्टर्लिंग लिमिटेड। ट्रेड पेबल्स ऑफ जेरेड लिमिटेड, ट्रेड पेबल हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं। अमाउंट पेबल टू स्टर्लिंग लिमिटेड 975 रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेज, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एट 75। तो एक्चुअल मुझे बताओ कितने डॉलर का ट्रांजेक्शन होगा? ट्रेड पेबल कितने के होंगे? ट्रेड पेबल कितने के होंगे?
13,000। ट्रेड पेबल कितने के होंगे? 13,000। $13,000। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? 975 डिवाइड बाय 75, $13,000। द एक्सचेंज रेट ऑन द बैलेंस शीट डेट वॉज 79, मतलब स्पॉट रेट था 75, क्लोजिंग रेट हो गया 79। पेमेंट वॉज मेड ऑन 1st May when the exchange rate was 78.3. Required to calculate the amount of exchange difference 31st March 22 and 1 May 22. तो बताओ 31st March 22 को एक्सचेंज लॉस कितना होगा? कितना होगा? $13,000 इंटू 4, 52,000 चार्ज टू P&L। सर ये भी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं, ये नॉर्मल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है जहां आप ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म वाला है। मैंने आज रिवाइज करवाया था तो उसमें मैंने बताया था शुरू में, ये देखिए P&L में जाता है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपका बैलेंस शीट डेट पे करो चाहे सेटलमेंट डेट पे करो, आपका P&L में जाता है। तो चार्ज टू P&L। फिर 30 क्या बोल रहा है? 1st May। फिर आपका 1st May को आएगा। 1st May को रेट देखो क्या हो गया? 78.3। रेट कम हो गया, मतलब एक्सचेंज गेन ऑन सेटलमेंट कितना? 0.7, 9100 ट्रांसफर टू P&L। बच्चों आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी थी 2:30 बजे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बोल दिया था आज मुझे कुछ काम था, मेरी अगली भी कुछ क्लासेस हैं, बैक टू बैक क्लासेस हैं, इसीलिए मैंने आज की क्लास थोड़ी पहले रखी थी। कल संडे है, छुट्टी रहेगी। परसों की क्लास में ब्रांच करवाऊंगा और टाइमिंग 4 बजे होगा, टेंशन मत लो प्लीज। ठीक है? ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करके चलना है। मैं जो भी आपको अपडेट दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, और दूसरा जो रैपिड रिवीजन फास्ट ट्रैक बैच का जो टेलीग्राम चैनल है, ये दोनों टेलीग्राम आपको पता है ना? आपने दोनों ज्वाइन कर रखे हैं कि नहीं? दोनों टेलीग्राम आपने ज्वाइन करके रखे हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल CA जय चावला, और दूसरा रैपिड रिवीजन फास्ट ट्रैक बैच वाला, जिसमें पूरे वी स्मार्ट के सब्जेक्ट्स का पूरा एक कॉमन रैपिड रिवीजन का बनाया गया है। तो आपको ये दोनों ज्वाइन करके रखना है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ठीक है, मैं क्या है दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं दोनों की लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए 9100 होगा। चलो अगला क्वेश्चन बेटा 18 नंबर क्या आरआर में किया था क्या? ये स्पेक्युलेशन है बेटा, स्पेक्युलेशन में क्या करेंगे? हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 47.1 में। उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या था हमें उससे मतलब नहीं है, उस दिन का स्पॉट रेट से मतलब नहीं होता। स्पेक्युलेशन में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया था आज रिवीजन के टाइम पर, स्पेकुलेशन में कॉन्ट्रैक्ट रेट वर्सेस सेटलमेंट रेट से मतलब होता है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट है 47.1 और सेटल किया आपने 47.18, तो सीधा सीधा आप देखो 8 पैसा मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, मतलब $8,000 ₹8,000 का P&L में गेन बुक करेंगे सीधा। आरआर में खुद से एग्जांपल बनाया था। अच्छा तो ये वही है, आरआर वाला ही है, इसको आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हमारा AS11 हो गया कंप्लीट। मैं फिर से कुछ बातें बता देता हूं। आज वैसे तो प्लान्ड था कि मैं AS11 और ब्रांच के डाउट्स लूंगा, सफिशिएंट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये लिंक जो रैपिड रिवीजन की थी वो सफिशिएंट थी, ठीक है, मतलब मैं एडिशनल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। पर क्योंकि मैंने मास्टर क्वेश्चंस तो दिए ही हैं, तो बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर ऐसा मत करो, आप ब्रांच मत लो। आज मैंने अपने टेलीग्राम पे भी पूछा था, सर आप सिर्फ AS11 लो और उसकी प्रैक्टिस करवाओ। तो ऐसा हो गया। अब क्या, अब बचे, अब आ गए अपन ब्रांच पे। ब्रांच तो बच गया, आज तो ब्रांच हो नहीं पाया।
अब ब्रांच होगा हमारा 22 को, तो 22 का तो जो हमारा अमेलगमेशन का पेंडिंग प्लान था वो आगे खिसक जाएगा, मतलब पूरा प्लानर आपका आगे बढ़ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? बोलो बोलो। अब 22 को अमेलगमेशन नहीं होगा, 22 को ब्रांच होगा, 23 को अमेलगमेशन होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैंने फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन में कवर नहीं किया वो कंसेप्ट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मैं 23 को ना लेके 24 को लूंगा। तो क्या आप चाहते हो कि मैं आपको ये प्लानर विथ रिवाइज्ड डेट फॉलो करके दूं? क्या मैं आपको ये प्लानर विथ रिवाइज्ड डेट करके दूं? क्या चाहते हो क्या? कि इसमें समझ में आ गया तुम्हें कि क्या बात चल रही है? ठीक है, वापस से कह रहा हूं आपको 2 टेलीग्राम ज्वाइन करके चलने। मेरा टेलीग्राम चैनल सीए जय चावला, दूसरा आपको वी स्मार्ट का टेलीग्राम ग्रुप जो रैपिड रिवीजन का बनाया गया है वो। प्लीज ये दोनों के दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन करके चलिए, बिकॉज कभी कभार टाइमिंग में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन में कैसे करूंगा? वो कम्युनिकेशन में टेलीग्राम पे ही करूंगा। ठीक है, नो नीड सर, गॉट इट। ठीक है, यस सर, रहने दो सर। ठीक है, मैं अपने हिसाब से डाल दूंगा, मुझे डालना होगा। और मैं दोनों टेलीग्राम की लिंक मैं वापस से डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ताकि आप ज्वाइन करके रख दो। ठीक है, मेरे वाले ये वाले जो सम है, मेरे ये सम है, ये इनफ है मॉड्यूल के सम के साथ साथ। तो ये सम और मॉड्यूल के सम करते हो तो चलेगा, लास्ट में सिर्फ ये वाले सम करते हो तो चलेगा। अच्छा, कोई बच्चा बोल रहा था कि सर ये जो आपने पीडीएफ दिया है ये कहां मिलेगा? ये सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में समझ में आ जाएंगी। कोई बच्चा बोल रहा था सर आपने तो ये पीडीएफ आधा दिया है, तो लिखा है ना टोटल क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1, ये पार्ट 1 पीडीएफ है, पार्ट 2 पीडीएफ अभी उधर गूगल ड्राइव में अभी आने वाला है, वो डल जाएगा। ठीक है, इसमें 60 क्वेश्चंस हैं। चलो जी, सो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपने लेक्चर को लाइक कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा, और आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारी 3 चीजें हो चुकी हैं, AS19, AS20 और AS11, और मुझे आशा है कि आपको इन तीनों में अब एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट्स करने के लिए फास्ट ट्रैक रैपिड रिवीजन के लेक्चर्स देख के आओ, उसकी लिंक इस प्लानर के अंदर ही दे रहा हूं, टॉपिक वाइज लिंक दे दी है। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ इस अभ्यास बैच में जुड़ो, जहां मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सिंपल सा क्लियरेंस है, इसमें उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर आपके क्वेश्चंस इनफ है? हाँ इनफ है, लास्ट प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल इनफ है। सर आपके क्वेश्चंस के अलावा सिर्फ मॉड्यूल कर ले चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सर ये अभ्यास बैच क्यों लाए हो आप? क्योंकि मैं तुम लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊं, इसीलिए। ठीक है, हर बार एक ही बात पूछते हो, हर बार एक ही बात पूछते हो। ठीक है, जिन लोगों को ये बात पता है कृपया करके वो मेरे बिहाफ पर बाकी लोगों को बता दिया करो, थोड़ा सा क्लास मॉनिटर बन जाया करो, उन लोगों को बता दिया करो कि भाई क्या पूछ रहा है, तो ये वाली बात सर ने बोली है ना भाई, तो क्या कर रहा है यार। ठीक है, सर ब्रांच लास्ट में करवा देना, ये तो भाई यार ऐसा मत बोलो यार। अब यार ये हरकतें मत करो यार तुम। मैं एक बच्चे 10 बच्चों के लिए ये नहीं कर सकता, फिर बाद में गालियां खाऊंगा, वो सर का ब्रांच किधर है, सर का ब्रांच किधर है, फिर तुम बताओगे सबको कि वो सर ने बोला था कि ब्रांच सब लास्ट में करवाएंगे। मुझे ना मेरे प्लानर के हिसाब से चलने दो, मेरे प्लानर को चेंज मत करवाओ, है ना। मेरे को मेरे प्लानर के हिसाब से चलने दो, अपना प्लानर मेरे ऊपर मत थोपो और बाकी बच्चों के ऊपर। नालायक आदमी, आदमी नहीं औरत, सॉरी। ठीक है। तो और बताओ बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम लोगों को और कुछ पूछना है? 5 मिनट तुम चाहो तो मुझसे कुछ बात कर सकते हो, 5 मिनट तुम चाहो तो बात कर सकते हो, बोलो। हमारा ये वाला टॉपिक हो गया, तुम्हें कुछ मुझसे और पूछना है? तुम्हें मुझसे कुछ और पूछना है? जल्दी बताओ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं, इंफॉर्मेशन दूं। देखिए अभी ना फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है, फाउंडेशन का रिजल्ट आने के बाद न्यू बैच स्टार्ट होगा सीए इंटरमीडिएट का। ठीक है, वो न्यू बैच स्टार्ट होगा सीए इंटरमीडिएट का जब, तो मुझे आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं। आपसे अपेक्षाएं क्या है? आपसे अपेक्षाएं ये हैं, तो आप कृपया करके, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है कि हाँ यार ये बंदा हमारे लिए सही है, मेहनत कर रहा है हमारे ऊपर, तो आप प्लीज रिकमेंड अपने जूनियर्स को जरूर करिएगा फॉर द न्यू बैच, जो फाउंडेशन वाले या डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे जो मई 25 अटेम्प्ट प्लान करेंगे।
ठीक है। एक उसमें चीज अभी करने वाला हूं मैं न्यू बैच में, मैं बुक्स में वापस से चेंजेस कर रहा हूं। और देखो, समय के साथ बुक्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, बस यही वाली बात है। तो मेरे जितने भी बच्चे होंगे जिनको पता होगा, मैं बुक्स में चेंजेस करता रहता हूं। अभी जो बुक्स का नया वर्जन आएगा मई 25 के लिए, वो बहुत खतरनाक आएगा, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत खतरनाक, एक्चुअली में बहुत खतरनाक आएगा। ट्रम्प बुक में भी जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए। तो वो चेंजेस कर रहा हूं, तो वो विथ न्यू बुक्स आएंगी, और पूरे पूरे कंटेंट को बहुत कंसाइज कर रहा हूं, ताकि कम समय में सब कुछ रेडी, आप पढ़ाई कर सको, और एग्जाम टाइम में उस बुक के अलावा आपको कुछ और बुक उठानी ना पड़े, चाहे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट चलो। ठीक है। सो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने जूनियर्स को, अपने दोस्तों को, अपने नए जो बच्चे इंटर में एंट्री लेंगे उनको जरूर रिकमेंड करिएगा। आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। हो सकता है यहाँ पर कुछ मेरे, यहाँ पर मैं एक और चीज यहाँ पर ओपनली कहना चाहूंगा, हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जो मुझसे थोड़ा बहुत किसी चीज को लेकर नाराज हो सकते हैं कि सर आपने वो कोर्स का आपका टाइम पर नहीं हुआ, या फिर सर वो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपने दे दीजिए। बेटा आपको थोड़ा सा इस चीज को ना ध्यान से पहले समझने की जरूरत है। पहले तो आप देखिए कि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सबसे लास्ट में दिए। पूरे सीए जो अपना बैच था जनवरी 25 का, उस पूरे दौरान मैंने कहीं पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स बीच में कहीं नहीं दिए, नहीं करवाया। ये बहुत गलत तरीके से आप सोच रहे हो। जितना प्रैक्टिस क्लास के अंदर हमने की थी जनवरी 25 के अंदर, जितनी अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने की थी, मैं चैलेंज से कह सकता हूं वो कहीं और नहीं हुई है, वो कहीं और नहीं हुई है। क्या होता है ना, एडवांस अकाउंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है कि बच्चे को राइटिंग प्रैक्टिस करवाना जरूरी है, समरी बनवाना जरूरी है, लिखवाना जरूरी है। उसके केस में क्या हो जाता है कि कुछ मिसलेनियस टॉपिक लास्ट लास्ट में जल्दी भगाने पड़ते हैं, या फिर रिकॉर्डेड क्लास देने पड़ते हैं। तो मैंने जल्दी भगाने के बजाय मैंने रिकॉर्डेड क्लास दी। ठीक है। और उसके बाद भी मैंने सबके साथ ये बोला, कमिटमेंट किया कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे रहा हूं, आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मैं अगस्त मिड के बाद आपके साथ वापस से वो जो 6-7 दिन है वो मैं आपको लाइव में आके कवर करूंगा। तो बस ये मैं आप सबको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देयर इज सम मिसकंसेप्शन इन द माइंड ऑफ सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट थिंकिंग मेच्योरली, एंड हु आर थिंकिंग लाइक कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। तो ऐसा आप इसको मत सोचिए। जो जो पार्ट दिया है वो रिकॉर्डेड पार्ट का मैं नया लाइव भी अलग से दूंगा। वो बच्चे, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से मेहनत तो करते नहीं है, पर खुद की गलतियां वो समझते नहीं है, या खुद की गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करते, पर वो बस वेट कर रहे होते हैं कि यार फैकल्टी की बस कोई एक गलती मिल जाए तो हम अपना पूरा फेलियर का ठीकरा उस फैकल्टी के सर पे फोड़ देंगे। तो देयर इज 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ाई खुद से कभी नहीं की है, जिन्होंने मेहनत नहीं की, उनका खुद का बैकलॉग शायद ज्यादा होगा, बट वो उसका ठीकरा मेरे सर पे फोड़ने को तुले होंगे। तो ये भी हो सकता है। तो ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मे भी शायद ये सब चीजें आपके माइंड में सुनने को आए, या आप में से कुछ लोग उस बैच से रिलेटेड हों। ये चीजें हैं कहीं पर, कहीं ना कहीं। और उस चक्कर में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत चीजों को अलग तरीके से ले जा रहे हैं, अलग तरीके से ले जाके वो नाम खराब करने पे तुले हुए हैं। जबकि वो उनको यहाँ समझना चाहिए कि यार जिस बंदे ने आपको पहले दिन से उस तरीके से पढ़ाया है, जिस तरीके से आपको जरूरत थी, इंटरमीडिएट में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत थी, आपके कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से आपको करवाने हैं, कितनी प्रैक्टिस करवानी है, सब चीजों की आपको जरूरत थी। वो उसके लिए आपके ये 6-7 मिस लेक्चर्स के लिए आप ऐसा बोल रहे हो, तो थोड़ा सा वो बुरा लगता है। तो बस ये बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज इसको मेरा मैसेज वहां तक पहुंचा दीजिएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है। बस यही कहना चाहूंगा, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और बस मुझे लगता है कि मैं आपकी चैट नहीं देख पा रहा हूं, अब देख पा रहा हूं। ठीक है, अब देख पा रहा हूं। ठीक है। चलिए गाइस, सो इनफ है बेटा, आपके सम और मॉड्यूल के सम से इनफ है। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था। ठीक है। और क्या? और आपको कुछ मुझसे और पूछना है? नहीं, दैट्स इट। गाइस चलिए यहीं पर मिलते हैं। बाय बाय। बाय बोलो बच्चों, बाय बोलो बच्चों। मुलाकात करते हैं बाद में अगले लेक्चर में।
संडे कल क्लास नहीं रहेगी, मंडे को मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।